हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बारे में बात करूंगा। पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में मैं पढ़ूंगा बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर में डायरेक्टली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज होता है, इसलिए इसको पहले पढ़ना ज़रूरी रहता है। अब इसमें हमें 2 पॉइंट अच्छे तरह से याद करने हैं, जिसको हम नोट 1 कह रहे हैं। इसमें अगर किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर 14 से कम है या 14 के बराबर है, तो उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं। कोई अगर एटॉमिक नंबर लेस देन 14 और इक्वल टू 14। तो अब इसका हम एग्जाम्पल ले लें। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले रहा हूँ नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे B2 ले लो तुम, इसके लाइक इसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए। N2 ले लो और V2 ले लो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इन केस में। जैसे इसमें देखो 14 है और इसमें 10 है, यानी कि 14 से कम है और इसमें 14 है। तो हम इस टाइप के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 नहीं, सॉरी, अभी हम नंबरिंग नहीं कराएंगे, मतलब जनरल लिख रहे हैं। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2p बाई, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर उसके बाद में हमारा आएगा सिग्मा 2pz, फिर इसके बाद में आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2p बाई। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखो, यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी इक्वल होती है। इसी तरह पाई 2px पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी इक्वल होती है। अब ये क्यों होती है, देखो कैसे। पहले ये समझो कि जो सिग्मा ऑर्बिटल, जो सिग्मा 1s है, ये है, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो सिग्मा मतलब स्टार है, मतलब स्टार वाली चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो, स्टार वाली जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, तो स्टार वाली जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, हम उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिस पर स्टार नहीं लगा होता है उसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर इसके बाद में हमारा सिग्मा स्टार 2pz भी आएगा, 2pz, ठीक। तो अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका एटॉमिक नंबर 14 से कम है या बराबर है, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखेंगे, ठीक। अब हम कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एग्जांपल B2 का N2 का ही ले रहा हूँ, ठीक है, N2 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने N2 का एग्जांपल ले लिया। N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px2 पाई 2p बाई 2। तो कितना हो गया हमारा, 2 2 4 4 6 6 8 8 और 2 10 10 और 2 12। फिर इसके बाद में हमारा आएगा सिग्मा 2pz2, ठीक। इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज हम आगे बॉन्ड ऑर्डर में पढ़ेंगे। नोट 2 इसमें आता है। नोट 2 में क्या आता है, अगर कोई एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 14 है या 14 के इक्वल है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे। अगर कोई एटॉमिक नंबर 14 से ज़्यादा है, तो हम उसमें केवल देखो
एटॉमिक नंबर 14 से कम है या 14 से ज़्यादा है, तो डिफरेंस केवल इतना रहता है कि 14 से कम है तो हमारा सिग्मा 2p/z पाई 2p(x) और पाई 2p/y के बाद में आता है। लेकिन अगर कोई एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 14 से, तो उसमें सिग्मा 2p/z पाई 2p(x) और पाई 2p/y से पहले आ जाता है। इससे अगर 14 से ज़्यादा तो ये सिग्मा 2p/z पाई 2p(x) और पाई 2p/y से पहले आ जाता है। कैसे लिखेंगे? तो इसमें 14 से कम है तो या 14 के बराबर, वो 14 से ज़्यादा है तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर अब आ जाएगा हमारा सिग्मा 2p/z सिग्मा 2p/z। उसके बाद में अब हमारा आएगा पाई 2p(x) इक्वल टू पाई 2p/y। फिर आएगा हमारा अब आएगा पाई स्टार 2p(x) इक्वल टू पाई स्टार 2p/y। अब देखो ए इक्वल इसलिए लिखी जाती हैं क्योंकि यहाँ पाई 2p(x) और पाई 2p/y की एनर्जी इक्वल होती है। इसी तरह पाई स्टार 2p(x) और पाई स्टार 2p/y की एनर्जी इक्वल होती है। अब हमने किसी ऑर्बिटल पर स्टार नहीं लगाए हैं और किसी ऑर्बिटल पर स्टार लगाए हैं, तो स्टार का मतलब और ये होता है कि अगर कोई भी किसी भी ऑर्बिटल पर अगर स्टार नहीं लगा है उसका मतलब है कि वो ऑर्बिटल है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और किसी ऑर्बिटल पर अगर स्टार लगा दिया है तो इसे बोलेंगे एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो आप ये याद कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको 2 पॉइंट ये अच्छे से तैयार होने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 14 से कम है, जैसे नाटो 14 से कम है या 14 के इक्वल है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, V2 हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो सिग्मा 2p/z पाई 2p(x) और पाई 2p/y के बाद में आएगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 14 से ज़्यादा है या 14 के बराबर है, तो उसमें सिग्मा 2p/z हमारा पहले आ जाएगा। ठीक, अब इसमें एक रह ही गया था सिग्मा स्टार 2p/z। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन का ही होता है। ठीक, ऑक्सीजन का ले लें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16, यानी 14 से ज़्यादा है। तो कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक, अब इस सिग्मा 2p/z2, फिर पाई 2p(x2) इक्वल पाई 2p/2, फिर पाई स्टार 2p(x) इक्वल टू पाई स्टार 2p/y। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बनने से पहले हम काउंट कर लें कितने इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए हैं। 2 4 6 10 2 4 6 8 10 12 14, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है, जैसे पाई 2p(x) की एनर्जी इक्वल टू पाई 2p/y। यहाँ पर इक्वलिटी का जो साइन है वो ये शो कर रहा है कि दोनों की एनर्जी इक्वल है। इसी तरह जब दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हम डायरेक्टली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर देंगे। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब तक सारी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कराएंगे तब तक उसमें डबलिंग नहीं करेंगे। सेम एनर्जी वाले केस में अगर कोई ऑर्बिटल है और उनकी एनर्जी सेम है, तो पहले हम सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट कराना शुरू करेंगे या डबलिंग स्टार्ट कराना शुरू करेंगे। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और इनकी पाई 2p(x) और पाई 2p/y की एनर्जी इक्वल है, तो हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल इसमें कर देंगे। तो हमारे ये कर देंगे तो हमारे कितना 14 यहाँ तक हो गए, तो 15 और 16। ठीक, अगर हमारे पास में कोई ऐसा एग्जाम्पल होता है जैसे यहाँ पर O2 है, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। अगर कोई एलिमेंट ऐसा ले लें जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे क्या आ जाएंगे? पहले एक एक भर देंगे इसमें, फिर
उसके बाद में 2 बचे वो भी फिल कर देंगे। तो पाई स्टार 2p2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2p/2 इस तरह से फिल कर देंगे। ठीक है, हमने बताया आपको इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 14 से कम है या 14 के बराबर है तो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है हमारी सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2p/, के बाद में आएगी। ठीक, अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 14 से ज़्यादा है या इक्वल है 14 के, तो 14 से ज़्यादा है इक्वल है तो हम क्या करेंगे इसमें हमारी जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है वो पहले आ जाएगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। दूसरा, जिस ऑर्बिटल पर स्टार लगे हैं उन ऑर्बिटल को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जिस पर स्टार नहीं लगे हैं उनको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम सीधे बॉन्ड ऑर्डर पर आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है एक्चुअली, बॉन्ड ऑर्डर पर बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब एक सिंपल डेफिनेशन, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, इसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। इज कॉल्ड बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, अब जैसे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल की अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमारी बनकर आती है। तो इसमें 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 2 एटम के बीच में हमारे 2 बॉन्ड हैं। कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2। हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लें, N2। ठीक है, N2 की स्ट्रक्चर हमारी कैसी होती है? N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इसका हमारा हो जाएगा 3। ठीक, ये तो हमारे सिंपल मॉलिक्यूल हैं जो हमने मतलब डायरेक्टली ऐसे बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2 एटम के बीच में बॉन्ड देखकर बॉन्ड ऑर्डर पता कर लिया। लेकिन हम दूसरा एग्जांपल अगर हम आपको दे दें He2, तो He2 की स्ट्रक्चर क्या आप ऐसे बना देंगे? He सिंगल बॉन्ड He ऐसी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अभी कभी आपने देखा ऐसी He2 की स्ट्रक्चर इस तरह से बनी हुई कहीं पर देखी हो? नहीं देखी हो। तो हम इस केस में क्या करते हैं? हम इस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज़ करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का इस टाइप के एलिमेंट में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फार्मूला होता है। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि NV, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग और ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग। ठीक, ये फार्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिए। मतलब कोई एलिमेंट है तो हम उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। तो फिर उसे देखेंगे, फिर फार्मूला लगाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब जैसे He2 का एग्जाम्पल हमने लिया तो इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। He2 He में कितने He का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। लेकिन He2 है तो इसमें का एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? इसमें 2 और बढ़ जाएंगे, तो 4 इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। तो अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। ठीक, अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आए तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये है और स्टार वाली एंटी बॉन्डिंग होती है। तो जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में कितने, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। तो -2 और -2 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो -2 कैंसिल हो तो यहाँ पर क्या बचा? 0 बचा।
और हम अगर जीरो में दो का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जिसका बॉन्ड ऑर्डर इनफाइनाइट हो या जीरो। देखो आपको कुछ हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे, अगर कोई एलिमेंट, नोट करके आप लिख लीजिए, अगर कोई भी एलिमेंट है, इफ़ इफ़ एनी एलिमेंट इफ़ एनी एलिमेंट्स हैविंग जीरो कॉमा नेगेटिव एंड इनफाइनाइट bond order then this type of molecule never exist in nature. This type of molecules never exist in nature, never exist in nature। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया, और इनफाइनाइट तो होता ही नहीं है, इनफाइनाइट तो होता ही नहीं है। तो ये हमारा जो H2 है, H2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, H2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इनफाइनाइट आएगा कि और कुछ आएगा, एक मिनट देखिए, इसका अगर 2 से 2 ये कैंसिल कर दिया तो कितना होता है, जीरो। तो जीरो का एक्चुअली जीरो का 1/2 में मल्टीप्लाई होगा ना, तो जीरो ही आएगा इसका। जैसे यहाँ पर 1/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना होता है, जीरो। तो जीरो का एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है किस में, 1/2 में, तो ये वैल्यू जीरो ही आएगी। और कोई एलिमेंट है जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नेगेटिव आ जाए तो भी वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और एग्जिस्ट करेगा भी तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। कैसा होगा, हाईली अनस्टेबल। तो ये आपने पढ़ लिया। दूसरा हम आपको एक केस दे रहे हैं कार्बन का, जो NCERT में भी दिया है इसका, कार्बन का। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। लेकिन 2 कार्बन है तो इस कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास में, 12। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। फिर देख लो कितने हो गए पहले, अभी 2 4 6 8 और लिखना पड़ेगा, यानी ये जो एटॉम इसमें इलेक्ट्रॉन आए वो 12 हैं, और 12 हैं ये मतलब 14 से कम है, और 14 से कम है तो हमारा सिग्मा 2p z ऑर्बिटल है वो π2px और π2py से बाद में फिल होगा। तो इसके बाद में हमारा आ जाएगा कौन, π2px से 2 इक्वल टू π2p/2। तो ये कितना आ गया, 2 4 6 8 10 12, ठीक। अब ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला निकालने लगाएंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो किसने, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होंगे वो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे वो एंटी बॉन्डिंग कहलाएंगे। तो बॉन्डिंग में कितनी है, 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8, तो 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, तो 8 माइनस 4, ये हमारा आ गया 4/2 यानी कि 2, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा C2 का कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया 2। और C2 मॉलिक्यूल है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ रही है, C2 जो मॉलिक्यूल होता है, C2 में कि जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनती है स्ट्रक्चर। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि जैसे अभी तक हम जनरल पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इस टाइप की कहीं पर स्ट्रक्चर बनी है, जैसे ये CH2C और ये एल्कीन की स्ट्रक्चर है, और इस टाइप की अगर स्ट्रक्चर कहीं भी बनी है तो हम लोग ये पढ़ते हुए आए हैं अभी तक कि अगर कहीं भी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। बट C2 मॉलिक्यूल में
जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पर बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड, बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड। समझ आया। तो इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। कुछ लोग ट्रिक लगाते हैं बाबा वगैरह पता नहीं क्या क्या करके, लेकिन ट्रिक का यूज आप ना करिए। आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। आपको जैसे अभी तक आपने एलिमेंट का बॉन्ड ऑर्डर निकाला, अब हम आपको बताएंगे कि कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर जैसे CO3 माइनस कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक हम सिंपल मेथड बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूले का आप यूज़ करिए और आप अपना बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तो कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, टोटल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल एटम, between central atom and outer atom upon number of resonating structure, number of resonating structure, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। कोई अगर कंपाउंड है, कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये फार्मूला होता है। और जैसे कोई कंपाउंड आपको दे दिया कार्बोनेट आयन CO3 2-, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको पहले इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन को सेंट्रल एटम मान लो, और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्योंकि ये 4th ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे 3 है, यानी कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा होगा। तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, बाकी की जो सिंगल ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बचे उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। कार्बन की हमारी वैलेंसी भी फुलफाई हो गई, और बाकी उसके बाद में हम जो माइनस का 2 चार्ज है उसको एक एक एटम पर दे देंगे। ठीक, ये हमारी कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर बन गई। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर का हमारा फार्मूला होता है टोटल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल एटम एंड आउटर एटम अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमें ये तो पता चल गया कि सेंट्रल एटम और टोटल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल एटम एंड आउटर एटम। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस जो सेंट्रल एटम और आउटर एटम के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3 और 1 4 बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अभी डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अब हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को इस वाले ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट कर देंगे, इस ऐसे करके, और ये बॉन्ड ऐसे ही बना देंगे। अब जो चार्ज था सिंगल, वो नेगेटिव चार्ज, वो हम इस पर चेक कर देंगे, और इस पर वैसा का वैसे ही रखे रहने देंगे। समझ आया। जैसे अब रेजोनेंस की कंडीशन होती है, तो हम आप लोग GOC में पढ़े होंगे, 4-5 कंडीशन होती हैं। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड कहीं पर लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है तो रेजोनेंस लगेगा। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है तो रेजोनेंस की कंडीशन फुलफाई होगी। और कहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये रेजोनेंस की कंडीशन वहाँ पर फॉलो करेगी। अब जैसे यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही थी रेजोनेंस की, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर कैसे शिफ्ट हुआ होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर आ गया होगा, इसके पास में, और ये जो डबल बॉन्ड था इसका डबल बॉन्ड है वो इस तरह से शिफ्ट हो गया होगा। तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ होगा तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज था वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ गया, तो हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, अब हमें 30 और स्ट्रक्चर्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सारे। अब हम क्या करेंगे,
इस वाले नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये डबल बॉन्ड है इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारी क्या बनेगी स्ट्रक्चर, कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हमारा आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज फिर से। अब अच्छा ये बताओ, क्या कार्बोनेट आयन की फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जितने भी डबल बॉन्ड हो वो सारे एटम के बीच में आ जाएं। तो जितनी पॉसिबल है, जितने भी मतलब जो भी मतलब सारे एक कोई मतलब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे एटम के बीच में डीलोकलाइज्ड हो जाएं तो रेजोनेंस की कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। अब देखो कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में हमने जब पहला स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो इस वाले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डीलोकलाइज्ड कर रहे थे। फिर उसके बाद में ये वाले ऑक्सीजन और ये सेंट्रल कार्बन तो वही सेम ही है, इसके बीच में डीलोकलाइज करने लगे। फिर एक ऑक्सीजन हमारे पास बचा था तो वो भी यहाँ भी हमारी कंडीशन बन गई रेजोनेंस की। अब हमारे तीनों ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड आ चुका है एक बार, तो अब हमारे पास में तीनों ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड आ चुका है तो फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल नहीं है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी कितनी बन जाएंगी, 1 2 3। हम बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लगाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या लगाएंगे, टोटल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल एटम, टोटल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल एटम एंड आउटर एटम। तो सेंट्रल एटम और आउटर एटम के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हैं, 2 और 2 4 4 अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी कितनी बनी, 3, तो 4/3। तो इसे सॉल्व करें तो 1.33 आएगा। ठीक, अब हम इसका एक एग्जाम्पल आपको और समझा दे रहे हैं, एक क्या दो और समझा दे रहे हैं। एक ये हो गया आपका, सेकंड एग्जाम्पल आपको हम इसका समझा दे रहे हैं फॉस्फेट आयन PO4 3 PO4 3। ठीक है, अब हम जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर देखो, ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस किस फैमिली का एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली का। और नाइट्रोजन फैमिली की कोवैलेंसी कितनी होती है, 5। जितनी कोवैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की वो उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है, मतलब जितनी कोवैलेंसी है उतने ही वो मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड बना सकता है। तो फास्फोरस की वैलेंसी में है 5, तो ये 5 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। लेकिन इसके पास में ऑक्सीजन जो जुड़े हैं वो कितने हैं, 4, यानी कि इसे बॉन्ड बनाने हैं 5 लेकिन ऑक्सीजन जुड़े हैं 4, तो किसी एक ऑक्सीजन के साथ में ये डबल बॉन्ड बना रहा होगा। तो हमने क्या बनाया, किसी एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना दिया, बाकी की जो 3 ऑक्सीजन बचे उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। और हमारे पास -3 चार्ज था तो ये 3 चार्ज हमने सबको दे दिया। देखिए, ठीक, अब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें, एक बार यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक, अब जब इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दें और ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर है, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें। तो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, फास्फोरस ये माइनस और ये हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब हम क्या करें, इस वाले डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक, और इस डबल बॉन्ड इस माइनस चार्ज को यहाँ पर शिफ्ट कर दें। तो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बने कराएगी, रेजोनेटिंग हमारी स्ट्रक्चर बनेगी, ऊपर वाला तो बॉन्ड वैसा ही रहेगा, वो माइनस ये भी वैसा ही रहेगा। अब इस पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन हमारा यही बच रहा है, इसी के पास डबल बॉन्ड नहीं आया तो हम इसके पास भी डबल बॉन्ड कैसे लाएंगे, इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसको बॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका जो डबल बॉन्ड है इसको चार्ज में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगी P माइनस डबल बॉन्ड O और O।
अब हम चार्ज दे देंगे सारे, जो 3 चार्ज थे हमारे पास में, एक ऊपर आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब देखो हमारे पास आउटर एटम कितने थे, 4 एटम थे, और चारों मतलब रेजोनेंसी कंडीशन फुलफिल हो रही थी। कौन सी रेजोनेंस की कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही थी, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ऑक्सीजन है उनको सबको डबल बॉन्ड दे देंगे एक एक बार। तो एक बार इसको दे दिया, फिर एक बार इसको दे दिया, एक बार फिर इसको दे दिया, एक बार इसको दे दिया, मतलब चारों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड मिल चुकी हैं। जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी वो इसकी बन चुकी हैं। अब फर्दर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो हमें निकालना बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है हमारा, टोटल बॉन्ड प्रेजेंट, एक बार फिर से देखो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला, टोटल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल एटम एंड आउटर एटम अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल एटम एंड आउटर एटम, तो सेंट्रल एटम ये हो गया, आउटर एटम ये हो गए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल देंगे, टोटल बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड आउटर एटम, तो मिलो बॉन्ड 2 और ये 3, कितने हो गए 5, अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी कितनी निकल कर आए, 4, तो 5/4। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आएगा 1.75, ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और एग्जाम्पल कराएं, चलिए 2 एग्जाम्पल और करा दे रहे हैं आपकी संतुष्टि के लिए। एक एग्जाम्पल आप करा दे रहे, और एक एग्जाम्पल मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, वो आप घर से करके लाएंगे और दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे तो मार लगेगी मुझसे, तुम्हारी बहुत मार लगेगी। अगर तुमने ये क्वेश्चन करके नहीं दिखाया तो आपकी बहुत ज़्यादा मार लगेगी। मुस्सू से कह रहे हैं, मुस्सू हमारा एक कंटिन्यूसली वाचिंग स्टूडेंट है, तो इसकी हम बहुत मान लगाएंगे अगर इसने ये क्वेश्चन नहीं किया। इसके लिए स्पेशली इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं CCl4, ठीक है, ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। इसको आप इस कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हमें कैलकुलेट करके दिखाना, ठीक। और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके नहीं दिखाया तब आपको बताएं फिर हम। एक एग्जाम्पल और हम आपको करके दिखा दे रहे हैं कार्बोनेट आयन का, वो उसका एसिटेट आयन का CH3COO-। अब जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है इसकी, H H H, और एक ये हमारा डबल बॉन्ड हो जाता है ऑक्सीजन में। नहीं ये स्ट्रक्चर गलत हो गई, ये नहीं, कार्बन तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ये बनेगी देखो, ये इस तरह। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर किसी को -4 दे देंगे इस पर, ठीक है। इसकी हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना, वो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो इसमें देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन सकती हैं, क्योंकि हमारा देखो इस वाले हाइड्रोजन के पास में तो कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर और उसके अगल वाले मतलब उसके बगल वाले कार्बन के पास में डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर तो रेजोनेंसी की कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है। रेजोनेंसी कंडीशन केवल इस ऑक्सीजन के पास में मतलब ये फुलफिल हो रही है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये फुलफिल हो रही। तो हम यहीं पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसी वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। तो ये डबल बॉन्ड हमारा इस पर शिफ्ट कर देंगे, और ये नेगेटिव चार्ज है इसको डबल बॉन्ड में दे देंगे, तो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन के आ जाएगी HC। ये यहाँ पर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आ गया हमारा डबल बॉन्ड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आ गई। अब ऑक्सीजन और तो कहीं भी रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है, तो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बन एसिटेट आयन में कितनी बनेगी, तो एक ये बन गई और ये दूसरी ये। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, टोटल बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम, अब देखो जो कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसी कार्बन को हम सेंट्रल एटम मानेंगे। हम इस वाले कार्बन को सेंट्रल एटम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कार्बन हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये सेंट्रल एटम नहीं बनेगा, ये वाला सेंट्रल एटम बन जाएगा।
तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड आउटर एटम। तो सेंट्रल एटम ही है, आउटर एटम ही है, तो कितने बॉन्ड हो गए, 2 और 1 3 अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी, 1 और 1 2 3/2। तो हमारे कितना आ गया आंसर इसका 1.5। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो हमने आपको आज बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अच्छे से इसका रिवीजन करो, ठीक है। पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का रिवीजन करना, इसका देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम आपको फिर से रिवीजन करा दें। अगर 14 से कम है एटॉमिक नंबर या 14 के इक्वल है तो हमारा सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py के बाद में आएगा। और अगर एटॉमिक नंबर हमारा 16 से ज़्यादा है, मतलब 14 से ज़्यादा है या 14 के बराबर है, तो बराबर का तो कोई मतलब नहीं होता कि बराबर यहाँ भी आ रहा है बराबर यहाँ भी आ रहा है, तो हम लेस देन और इक्वल टू देख सकते हैं। और अगर कोई हमारे पास इस वाले केस में हम बराबर नहीं मानेंगे, क्योंकि बराबर मानेंगे तो फिर हमारा ये 14 का हम कैसे निकालेंगे, तो कन्फ्यूजन ही हो जाएगा बच्चों को। इसलिए एटॉमिक नंबर अगर 14 से कम है या 14 के बराबर है तो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल पाई 2px और पाई 2py के बाद में आएगा। और अगर एटॉमिक नंबर हमारा 14 से ज़्यादा है तो उसमें जो सिग्मा 2pz है वो पाई 2px और पाई 2py से पहले आएगा। तो ये और ये तो मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद में बॉन्ड ऑर्डर समझेंगे। बॉन्ड ऑर्डर अगर कोई सिंपल एलिमेंट है तो हम देखेंगे कि 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो वही हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। और अगर कंपाउंड दे दिया, कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे मान लो ये है, इसकी तो स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, तो इस टाइप का कोई एलिमेंट दे दे तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर हम बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लगाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। फिर इसी तरह हम कार्बन का कैलकुलेट मतलब C2 का कैलकुलेट करेंगे। और C2 मॉलिक्यूल में एक खास बात होती है, C2 में 2 बॉन्ड, जब इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड आते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं, बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में कोई कंपाउंड दिए, कंपाउंड में कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो उसका ये फार्मूला बताया था, फिर उसके बाद में हमने फार्मूले का कैसे यूज होगा वो भी आपको कैलकुलेट करके बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। और हमने एक सवाल दिया है, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, मुझसे ये करके लाना है। अगर आपने नहीं किया तब बताया आपको, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पर, किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें भी फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले से डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।